नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल में बीजेपी ने जो जबरदस्त जीत हासिल की है, उसने नया इतिहास रचा। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। 9 मई को नए मुख्यमंत्री का शपथ होना तय हो चुका है। बंगाल की जीत से बीजेपी ने देश भर में एक बड़ा मैसेज दिया है, एक ऐसा मैसेज जिसने उन तमाम राजनीतिक दलों को सख्ते में ला दिया है जो खास जाति और धर्म के वोटों के सहारे सत्ता सुख भोगते आए हैं। बंगाल ने साफ साफ बता दिया है कि अब चुनाव वो ही जीतेगा जिसके साथ हिंदू इंटैक्ट होगा, यानी हिंदू जिधर सत्ता की चाबी उधर। अब हिंदू जातियों में बंटकर किसी सियासी फॉर्मूले का हिस्सा नहीं बनेगा। बंगाल में अब तक टीएमसी मुस्लिम वोटों के सहारे 15 साल सत्ता में रही। टीएमसी बंगाल में कम से कम 70 सीटें तो मुस्लिम वोटों के सहारे जीतने को लेकर आश्वस्त रहती थी, लेकिन हिंदुओं ने मिथक तोड़ दिया। जहां बाबरी बन रही है, वो बेलडांगा सीट भी बीजेपी जीती, जबकि वहां मुस्लिम 60% से ज्यादा थे। यानी मुस्लिम बट गए लेकिन हिंदू एक रहे। ऐसा ही हाल बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हुआ। ममता बनर्जी ये समझ नहीं पाई, नतीजा ये हुआ कि उनकी कुर्सी चली गई। अब ममता इसे चुनाव चोरी बता रही हैं, हार के बाद भी इस्तीफा नहीं देने की धमकी दे रही है। ममता को जो झटका लगा वो समझा जा सकता है, लेकिन बंगाल के नतीजों से झटका लखनऊ तक लगा है। 27 में यूपी चुनाव होना है। अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। पीडीए भरोसे यूपी जीतना आसान नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सवाल है कि क्या यूपी अगला बंगाल बनने वाला है? सवाल यह कि क्या हिंदू वोटों के सहारे योगी यूपी में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको समझाते हैं आखिर बंगाल के नतीजों से क्यों यूपी का खेल समझ में आने लगा है और क्यों उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है। अगर बंगाल वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में रिपीट होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ की जीत निश्चित है? इस पर आपको कुछ समीकरण आइए दिखाते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नतीजों की। पश्चिम बंगाल के नतीजे यूं तो कई मायनों में खास है, कई मायनों में अलग हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चौतरफा बीजेपी को वोट मिला है, लेकिन सबकी नजर थी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर। तो आइए आपको बताती हूं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर क्या हुआ है। सबसे पहले बात मुर्शिदाबाद की करेंगे। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, कुल सीटें हैं 22। बीजेपी ने यहां 7 सीटों का इजाफा किया, 7 सीटें यहां पर बीजेपी को प्लस हो गई। टीएमसी को 9 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछली बार टीएमसी ने 22 में से 20 सीटें जीती थी और बीजेपी को कुल 2 सीटें मिली थी। इसलिए मुर्शिदाबाद में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां भी बीजेपी के कैंडिडेट्स का जीतना चौंकाता है। मालदा की बात करें तो यहां 66% आबादी है मुसलमानों की, कुल सीटें 12 हैं। 6 सीटें मिली बीजेपी को, 2 सीटों का इजाफा हुआ। 6 सीटें टीएमसी को मिली, लेकिन 2 सीटें यहां पर नुकसान हो गई टीएमसी को। इसके बाद आइए बात करते हैं नॉर्थ दिनाजपुर की। नॉर्थ दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है। 9 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें किसने जीती हैं? भारतीय जनता पार्टी में। 3 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने 4 सीटें जीती हैं, 3 सीटों का नुकसान यहां पर टीएमसी को हुआ है। साउथ दिनाजपुर की बात करूं तो 29% मुस्लिम आबादी है। यहां पर 6 सीटें हैं विधानसभा की, 3 बीजेपी ने जीती हैं और 3 ही टीएमसी को गई हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 47% सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ और हिंदू वोट एकजुट हो गए, जिसका नतीजा है कि बंगाल में कमल खिल गया। अब कैसे बंगाल वाला ट्रेंड अगर यूपी में रिपीट हुआ तो उसके क्या मायने होंगे, ये समझने के लिए 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको समझना होगा। मुस्लिम आबादी वाली 30 से 60% सीटें हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश में 46 सीटें हैं। कितनी? 30 से 60% वाली मुस्लिम आबादी वाली 46 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 24 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, समाजवादी पार्टी 20 सीटें जीत चुकी है और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का समीकरण है। आइए आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट कब किसके साथ रहा है। तो यूपी में हिंदू वोट से हैट्रिक लगने की उम्मीद बीजेपी को है। अगर हम 2022 का आंकड़ा उठा लें तो बीजेपी को 54% ये हिंदू
वोट गए थे और मुस्लिम 8% गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो 26% हिंदू वोट समाजवादी पार्टी के साथ गए थे और मुस्लिम 79%, यानी कि 79% मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला था। 111 सीटें इसके दम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2022 में जीती थी। अगर वो वाला फॉर्मूला जो पश्चिम बंगाल में सेट हुआ है वो अगर यूपी में हो जाता है 27 में, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर 5% हिंदुओं का वोट बीजेपी बढ़ाने में कामयाब होती है तो बीजेपी 300 प्लस से ज्यादा सीटें 2027 के चुनाव में जीत सकती है। और इसका इंपैक्ट नंबर 2 ये होगा कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, समाजवादी पार्टी 100 पार नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से अखिलेश यादव समझते हैं, अखिलेश यादव बंगाल के चुनाव को समझते हैं और बंगाल के चुनाव से सबक लेते हुए हनुमान पाठ भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी अखिलेश यादव समेत पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इस वक्त आग बबूला है। उनका यह कहना है कि बंगाल का चुनाव दरअसल बीजेपी जीती नहीं है बल्कि इसे लूटा गया है। आइए इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, मलूक नागर, महासचिव आरएल जी, संजय सरकार, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्या हिंदू वोटों का हिट फॉर्मूला आपको मिल गया है और इसी के आधार पर अब आगे आने वाले तमाम चुनावों में आप विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जिस तरह से जो है इंडी अलायंस के घटक दल बारंबार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक साधते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम वोट बैंक साधने की उनकी कवायद की प्रतिक्रिया हिंदू समाज में होनी है। तो जिन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक बनाकर मुस्लिमों को साधकर हिंदुओं का उत्पीड़न किया, हिंदू को हाशिए पर फेंकना तय किया, उनके खिलाफ गोलबंदी स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू समाज में भी हुई। और इसके उदाहरण जो है न केवल बंगाल बल्कि असम भी है। असम में भी 30% से ज्यादा मुस्लिम मजहबी आबादी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत प्राप्त होता है। 102 सीटें मिलती है 126 में से। सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर ही कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस के 19 विधायकों में से 18 मुसलमान हैं। तो ये किस बात का संकेत है? उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जब ममता दीदी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, जब जो है हिंदू के जय श्री राम बोलने को प्रतिबंधित कर दिया, नवरात्रि में सरस्वती विसर्जन के जुलूस को मुहर्रम के साथ जो है आने पर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, सरस्वती विसर्जन जुलूस नहीं होगा, इस तरह के जो है तुगलकी फरमान जारी होने लगे। जब हनुमान जयंती के लिए कोलकाता हाईकोर्ट से आदेश लेने की बारी आ गई तो उसका परिणाम हुआ कि हिंदू जागृत हुआ और हिंदू ने जो है गोलबंद होकर मतदान किया। उसका परिणाम आप देख रही हैं कि पश्चिम बंगाल में 2/3 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ है। इसी तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण पर श्रीमान तेजस्वी यादव थे, उसका भी परिणाम सबने देख लिया कि 25-26 सीट पर सिमट कर रह गए वो। इसी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण महाराष्ट्र में होता था, वहां भारतीय जनता पार्टी की सफलता जो है स्ट्राइक रेट 90% रहा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, यहाँ से दो बातें हैं। एक बात तो ये विपक्ष हमेशा कहता रहा है, खासकर अखिलेश यादव हमेशा कहते रहे हैं कि हिंदू वोट किसी की जागीर नहीं है। आज अखिलेश यादव भी बड़े मंगलवार को मना रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान चालीसा की पंक्तियों को कोट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये विपक्ष कहता है कि एक तो चुनाव आयोग आपके साथ है और दूसरा सेट फॉर्मूला आपके साथ है कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, ध्रुवीकरण करो, पोलराइजेशन करो और जीत सुनिश्चित कर लो। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए ना कि जब प्राची जी, जब 16 हिंदुओं को मैंने मरवा दिया, इस तरह का बयान अखिलेश यादव के अब्बा हुजूर मुलायम सिंह यादव दिया करते थे, तो क्या था? वो हिंदुओं के प्रति प्रेम था। 1990 के दशक में रामदाना कहना प्रतिबंधित हो गया था। उत्तर प्रदेश में रामदाने को मुलायम दाना कहना पड़ रहा था। इस तरह की आप जो है जब गतिविधियां करेंगे, जब आतंकवादी मुसलमान होगा तो चूंकि वो मुसलमान है इसलिए श्री रामलला के मंदिर पर हमला करने वाले उसका मजहब देखकर
उसको रिहा कर देंगे और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो क्या होगा? उसका परिणाम नहीं होगा। मुजफ्फरनगर दंगे होंगे और दंगों में जो है सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर जो है निंदा करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी की सरकार की। ठीक, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं आप उसकी जो ये बातें प्रतिक्रिया कह रहे होगी हैं कि ना नहीं आशुतोष वर्मा जी, इससे बिल्कुल तो डिफर कृपा करेंगे। करके मुझे बताइए, मैं हिंदू समाज को जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करने का मैं जवाब ले अधिकार लेती है हूँ कि क्योंकि नहीं? अगली परीक्षा तो अब 27 में ही होने जा रही है। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश देश का। आशुतोष वर्मा जी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये किससे डर लग रहा है अखिलेश यादव जी को? क्या बंगाल ने डरा दिया है? नमस्कार। नहीं प्राची जी, इसको देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन आज जो लोग लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ में एक बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है, बड़ा मंगल, और आज ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल है। और ये आज कई लोग ये चला रहे हैं कि अखिलेश जी ने आज लिखा है। अगर टाइमलाइन में देखिए तो पिछले 10 सालों में हर दिन पहले मंगल को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से ये आता है। खैर, तो सोचने का तरीका हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था जो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। देखिए, आज बंगाल में आप जीतते हैं, बंगाल के चुनाव में, इसके बाद में जो तमिलनाडु में हुआ है वहाँ के चुनाव में, इसके साथ में जो केरल में चुनाव हुआ है, इस तीनों चुनाव में, और बाकी दो असम और पौंडीचेरी भी हुए हैं, तो इन 5 चुनाव में 3 चुनाव में जो हम लोगों को सीख मिलती है कि एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पूरे प्रदेशों में रही है। और एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से रही है कि 15 सालों से 10 सालों से जमी हुई सरकारें बिल्कुल उनकी मतलब कुर्सी के चारों पाए चित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन लड़ना है तो उत्तर प्रदेश की तरीके से लड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी 400 के नारा देके संविधान को बदलने की बात को अट्टहास कर रही थी, ये उत्तर प्रदेश में ही जो समाजवादी पार्टी थी जिसने उनके रथ को भी रोका और भारतीय जनता पार्टी को 67 से लेके वापस 33 पे लाके नीचे कर दिया है। बिल्कुल। तो रीजन, वजह, मुद्दे और राज्य चुनाव लेकिन ये तो आशुतोष जी आपका भी 2+2 नजरिया है। नहीं होता उत्तर है। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, जबकि आपके नेता कहते हैं कि ये तो लूट हो गई। आपके नेता तो कहते हैं पश्चिम बंगाल की जीत जो है वो जीत बीजेपी की नहीं, चुनाव आयोग की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर समीक्षा करनी हो बंगाल की तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आ जाती है। और रही बात मेरे नजरिए की, तो सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जब हम इन पंक्तियों को कोट करते हैं हनुमान चालीसा की, तो यही है ना कि डर है हमें किसी बात का और हम भगवान से कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट मोचक हमारे सारे संकट हर लो। देखिए, ऐसा है ना कि मैं कह तो रहा हूं कि जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, जो उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हैं वो इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि राम मनोहर लोहिया जी ने एक शब्द बोला था कि फिसलने की एक सीमा होती है, फिसलने की एक सीमा होती है। कोई खूंटी ठोको, कोई कीलों को ठोको और निशान लगाओ और तय करो कि हम इसके नीचे नहीं फिसलेंगे। जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अफसोस ये है कि आज की भारतीय जनता पार्टी इन नियमों को तोड़ के आगे जा रही है। आज चुनाव आयोग हो, केंद्रीय बल हो या कुछ भी हो, सबके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर ये चुनाव हुआ होता तो शायद ये जो रिजल्ट है वो ना होते। आशुतोष जी, लेकिन दोनों ही बातें आपने कर दी ना मेरे शो में। अभी आप एंटी इनकम्बेंसी को वजह बता रहे थे, मैंने याद दिलाया तो आपको फिसलना भी याद आ गया, गिरना भी याद आ गया, आपको चुनाव आयोग की भूमिका भी याद आ गई। और सर निश्चिंत रहिए, मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ तो उत्तर प्रदेश को उतना ही समझती हूँ जितना आप समझते हैं। 54% हिंदू आबादी 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है। अगर इसमें 3 से 4% या 5% का भी इजाफा भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया आशुतोष जी, तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वर्ड वो चाहे वो 1 साल की 5 साल की सरकार हो या केंद्र की 10 साल की मोदी सरकार हो, सबको झेलनी है और ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जब आए थे तब 355 सीटें लेके आई थी,
इतना अच्छा राज किया होता 255 पे कैसे चले आए? एंटी इनकम्बेंसी थी, 100 सीटें कम हो गई। एंटी इनकम्बेंसी तो मोदी के अंदर भी रही है, 2014 से लेकर 2019 में, 2019 से 2024 में बहुमत नहीं ला पाए हैं। मैं जवाब दे देती हूँ आशुतोष जी, लेकिन ये विश्लेषण आपका थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। या तो एंटी इनकम्बेंसी होगी या तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, या तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा या तो चुनाव आयोग फैक्टर होगा। दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे आशुतोष जी? एंटी इनकम्बेंसी तो सत्ताधारी दल के साथ ही होगी ना, और इसी का परिणाम है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। लेकिन लगता है आप कुछ सबक ले रहे हैं पश्चिम बंगाल से। रही बात फिसलने की, तो जवाब दे दें आप प्रेम शुक्ला जी। भाई यूपी में वो नहीं होगा जो आप बंगाल में करके आए हैं। आशुतोष वर्मा जी एकदम श्योर शॉट है जी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। हमारी जो है 2 राज्यों में सरकार थी। असम में हमारी सरकार थी, पुदुचेरी में हमारी एनडीए की सरकार थी। असम में हमारी सीटों की संख्या में इजाफा हो गया, हमको 3/4 बहुमत मिल गया, यानी वहां प्रो इनकम्बेंसी हुई। पुदुचेरी में भी हमको 2/3 बहुमत मिला है, यानी वहां प्रो इनकम्बेंसी हुई। एंटी इनकम्बेंसी कहां हुई? एंटी इनकम्बेंसी वहां हुई जहां इंडी अलायंस की सरकारें थी। सीपीएम के खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में, सॉरी सीपीएम के खिलाफ केरल में, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी के खिलाफ, और तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई। अब जहां तक उत्तर प्रदेश का उन्होंने आशुतोष जी ने उदाहरण दिया, कृपा करके आप वेरीफाई कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली थी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में 2.5 गुना सीटें किसको मिली थी? टीएमसी को मिली थी। उत्तर प्रदेश में तो सपा और भाजपा के बीच में 6 सीटों का अंतर है। और इसी तरह के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तुलना में 2 गुना सीटें जो हैं वो यूपीए को मिली थी, आपके इंडी अलायंस को मिली थी। लेकिन वहां महाराष्ट्र में हमको 3/4 बहुमत मिला। ठीक, हमको हरियाणा में इसी तरह से बहुमत मिला, हमको इसी तरह से बिहार में बहुमत मिला, हमको इसी तरह से पश्चिम बंगाल में बहुमत मिला, हमको इसी तरह से असम में बहुमत मिला। तो आप किसी भी जो है भुलावे में रहना चाहते हैं, आपका जो है अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, जवाब इस पर छोटा सा दीजिएगा आशुतोष जी, फिर अन्य मेहमान संजय सरकार जी भी हैं, आज बहुत कुछ बोलना चाह रहे होंगे, अनंत विजय जी भी हैं, यूपी पर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे, और मलूक नागर जी भी हैं। छोटा जवाब दे दें बस इस पर आशुतोष वर्मा जी। भाई उनके पास तो आंकड़े हैं, उनके पास तो बताने के लिए है, शुभ संकेत नहीं है भाई आपके पास अभी तक, जिसे आप कहते थे कि लोकसभा में हमने हराया, या अशुभ हो सकता है पश्चिम बंगाल में जैसे हो गया? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को जरा ध्यान देना चाहिए कि कर्नाटक में भी इनकी सरकार थी और उनकी सरकार उखाड़ के कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली। हिमाचल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, वहां भी इनको एंटी इनकम्बेंसी चिल्लाते रहे, वहां भी इनकी सरकार गिर गई। और जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं उसका इतिहास किसी से खुलवाए नहीं, सबको पता है कि कैसे बैकडोर से सरकारें बनाई इन्होंने। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 2019 में 67 सीटें लेके आए, आज 33 सीटों पे खड़े हैं। ये इनसे पूछो कि जब उत्तर प्रदेश के बारे में चुनाव हो तो इस बात का ध्यान रखें। 355 से 255 के गिर पे आए हैं, ये भी ध्यान रखें कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी आती है। तो कहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं मानना है तो ना माने, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्थितियां बदल नहीं सकती हैं, ये फैक्ट है। नहीं, और जब चुनाव लड़ा जाएगा तो हम सब इस बातों पे ध्यान रखेंगे। नहीं आशुतोष जी, उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि 2024 में वो फिसले थे, उन्होंने तो खुद ही मान लिया 2024 में उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई थी। लेकिन ये बात है आशुतोष जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, आप ये मान रहे हैं। बैकडोर से आप जो बैकडोर कह रहे हैं उसी तरह मुख्यमंत्री बने थे, तो मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री ना माना जाए? 2003 में मुलायम सिंह यादव कैसे मुख्यमंत्री बने थे? आज तो क्यों मिर्ची लग रही है? कृपा करके बताइए। क्यों मिर्ची लग रही है? तोड़ के बने थे ना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की स्थितियां किसी को पता है? अच्छा सर, इस पर चर्चा कर लूंगी। संजय सरकार जी को ले आऊं, उनके नेता ने अभी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके नेता ने अभी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। एक सेकंड बस, प्रेम शुक्ला जी रुक जाए, मैं संजय सरकार जी को चर्चा में लिया। संजय सरकार जी को चर्चा में लिया। संजय जी, जो बात आशुतोष जी को दिख रही है वो बात आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही है? और ये किस बात की मनमानी है, ये किस बात का बाल हट है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी? दें या ना दें संजय सरकार जी, जनादेश तो बीजेपी के साथ है, आपको भी पता है हमारा संविधान क्या कहता है और क्या होगा और किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। देखिए, सबसे बड़े बधाई जो भारतीय जनता पार्टी जीते हैं ना, इसके लिए हम गणेश कुमार जी को देता है, उनको टीम को, और दूसरे बधाई देता है जो सेंट्रल फोर्स कमान
वहां पर मौजूद उसको डिप्लॉय कर दिया था। और तीसरे देता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ईवीएम का लूट किया है, इस सभी को बधाई देता हूं, ये बहुत बहुमत लेने के लिए। एक चीज तो आपको बताते हैं, ममता बनर्जी क्यों इस्तीफा देंगे। कल रात को विधानसभा काउंटिंग 10 बजे तक हुआ है, जहां एक असेंबली का मतलब जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के होता है तो 12 से 1 बजे के अंदर खत्म हो जाए। रात 10 बजे तक, जब एक लोकसभा में 1500 से 1800 बूथ पड़ता है, 2 बजे खत्म हो जाता है। रात 10 बजे तक काउंटिंग हुआ कल बंगाल में। सोच सकता है बंगाल का काउंटिंग सेंटर के अंदर ममता बनर्जी को जिस तरह से धकेल गया था, मारा गया था, एक मुख्यमंत्री को, एक महिला मुख्यमंत्री को, ये हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कहीं नहीं देखा है। मैं आपको बताता हूँ, आज आप बोल रहे हैं ना बहुत 2/3 बहुमत मिला है, ये सब ठीक है, मैं आपको बात मानता हूँ। हम 2021 में मेरे को 38% सीट मिला, 215 सीट मिला। भारतीय जनता पार्टी का 48% था, हम टीएमसी को मिला तो 215 सीट। भारतीय जनता पार्टी को 38% मिला, 77 सीट। सुनिए, ये क्रोमोलॉजी सुनिए, मैकेनिज्म देखिए कैसा। इस बार भारतीय जनता पार्टी 45% ये वोट मिला है, उसमें भारतीय जनता 260 सीट मिला है और 40% मिलकर हमको 80 सीट मिला है। लास्ट टाइम वोट हम लोग को 2,87,00,000 मिला था, भारतीय 2,88,00,000 मिला था लास्ट टाइम। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2,92,00,000 मिला, हम लोग को 2,32,00,000 में। डिफरेंस में देखिए कितना सीट गैप हो रहा है। संजय जी, अब ये क्रोनोलॉजी तो आप समझाते रहिएगा, बहुत वक्त है आपके पास, क्रोनोलॉजी आप समझाते रहिएगा। मुझे तो मोटा सा आंकड़ा समझ में आता है, 7% बीजेपी ने अपना इजाफा किया और 7% आपको नुकसान हुआ है, तो ये है क्रोनोलॉजी। और रही बात एक महिला के साथ बदसलूकी की, सुन लीजिए संजय सरकार जी, रही बात एक महिला के साथ बदसलूकी की, तो मैं तो कहूंगी संजय सरकार जी, आप लोग यहाँ पर गलत हैं भाई। इतने कमजोर हैं क्या आप लोग? एक महिला के साथ काउंटिंग सेंटर पर बदसलूकी हो जाती है, लात से मारा जाता है, मार पिटाई की जाती है, और आप इंतजार करते हैं कि मीडिया में आकर बयान देंगे। भाई हंगामा करना चाहिए, आपको तो शिकायतें दर्ज करवानी चाहिए, और कोई ना सुने तो आप तो माहिर हैं अदालतें जाने में, कोर्ट जाइए। शिकायत नहीं, किसको बात शिकायत दायर करेंगे? कौन शिकायत मेरे सुनेंगे? चुनाव आयोग का 1000 लेटर देने के बाद में चुनाव आयोग मेल को कोई रिप्लाई नहीं देता है। थाने में जाता, कल मेरे कार्यकर्ता हत्या हो गया, बोले थाने में नहीं लिया, हॉस्पिटल में नहीं लिया। मैं आपको दिखाएंगे क्या, एक बुढ़ी माँ को किस तरह से मारे, किस तरह से हजारों संख्या में घर संजय जी, आपकी कोई नहीं सुनता, लेकिन अदालतें आपकी सुनती हैं। नहीं, कौन से कोर्ट में जाएंगे? संजय सरकार जी, आप नहीं सुनते। सुनिए संजय सरकार जी, सुन लीजिए, आप सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकते हैं, आपको चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है, आपको अपनी प्रदेश की पुलिस पर यकीन नहीं है, आपको सेंट्रल फोर्सेस पर यकीन नहीं है, आपको बीजेपी पर यकीन नहीं है, तो आपको अदालतों पर तो यकीन है ना। हमने पूरे चुनाव में देखा, एक पैर कलकत्ता हाई कोर्ट में और एक पैर सुप्रीम कोर्ट में है टीएमसी का। सुनिए, आप अरुणा साठे जैसे भारतीय मतलब जो प्रवक्ता अगर जज हो जाता है और आप वहां पर न्याय मिलने के लिए बाय बोलते, बॉम्बे हाईकोर्ट में अरुणा साठे को, भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बना दिया है। आप रंजन गोगोई का देखा कैसा है, संजय सरकार जी, आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। सुन लीजिए मेरी बात भाई, विक्टिम कार्ड खेलने से अच्छा है, मैं आपका साथ दे रही हूँ संजय सरकार जी, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। एक महिला के साथ, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ काउंटिंग सेंटर में अगर बदसलूकी होती है तो मुझे तो गुस्सा आएगा, और मैं तो चाहूंगी कि आप उसकी शिकायत भी करें। आपको तुरंत मेडिकल करवाना चाहिए था भाई, तुरंत मेडिकल करवाना चाहिए था संजय सरकार जी, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि आप मीडिया में बाइट देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने तो एक्शन लेना चाहिए। गलत कर रहे हैं आप महिला मुख्यमंत्री के साथ, जो थी अभी तक पश्चिम बंगाल की। इस्तीफा जब तक नहीं करिए तब तक तो है ही। 10 सेकंड समय दीजिए, खत्म करते हैं। हाँ बोलिए। सुनिए आशुतोष जी, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मशीनरी है ना, आपको यूपी में जीतने नहीं देंगे। आप लिख के रख दीजिए, ये बॉयकॉट करने पड़ेंगे आपको। अगर बॉयकॉट नहीं किया आपने तो ये जीत नहीं पाएंगे। हम मेरे नेत्री को बोला, जितना बीजेपी का भाई सुन लीजिए, अच्छा सुनिए, यूपी वाले तो 27 में परीक्षा देंगे। सुन लीजिए, यूपी वाले तो 27 में परीक्षा देंगे। राहुल गांधी का फोन आया है ना ममता जी के पास, एक फोन करवा दीजिए, बोलिए कि हम सरकार नहीं बनाएंगे केरला में क्योंकि चुनाव आयोग ने गलत किया है। बोल दीजिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। आप 27 में कहाँ पहुंच गए, 26 की बात कर लेते हैं। अच्छा मैं कुंभकर्ण का नींद से हम लोग मलूक नागर जी, हाँ तो जगाइए, पहले अपने नेताओं को जगाइए, उसके बाद 27 में इनके प्रदेश में आके क्यों इनसे बाइकआउट करवा रहे हैं सर? इनसे क्यों बाइकआउट करवा रहे हैं? ये चलाकी अच्छी नहीं है, ये चलाकी अच्छी नहीं है। आशुतोष जी चुनाव जीत रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं जीते जिताए चुनाव को हरा रहे हैं आप उन्हें। मलूक नागर जी, अभी जो आशुतोष जी कह रहे हैं, संजय सरकार जी कह रहे हैं, भाई आप लोगों की जीत सुनिश्चित है। हालांकि अखिलेश आपको हराएंगे, पीडीए से हराकर उन्होंने दिखाया है। बंगाल नहीं है ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, और आप भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश समझते हैं जैसे आशुतोष जी समझते हैं।
देखिए प्राची जी, अगर आशुतोष जी की बात को लें तो एंटी इनकम्बेंसी थी पश्चिम बंगाल में, तो क्या ये कह रहे हैं कि ममता जी हारी हैं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और मोदी जी के नेतृत्व को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये कह रहे हैं कि वहां पे जो ममता जी कह रही हैं को चुनाव में गड़बड़ हुई है, तो क्या ममता जी झूठ बोल रही हैं? दूसरा, जो हमारे सरकार साहब कह रहे हैं टीएमसी वाले, क्या आज ही वो ये कह रहे हैं, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे? तो ममता जी की पार्टी के प्रवक्ता सरकार साहब कह रहे हैं हम तो हारे ही हैं, 27 में समाजवादी पार्टी भी हारेगी। ये क्या कह रहे हैं? तो 100 लोग ये समझ चुके हैं एक्चुअल में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी सारी साथी पार्टियां ये आपस में किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ सकती। ये टेलीविजन पे एक भाषा नहीं बोल सकते। तो इन लोगों को जनता ने सबक सिखाया है। और जहां तक बात है हिंदू और मुसलमान की, ये एक्चुअल में क्या है कि संविधान के अनुसार कहीं भी बात आती है तो मुसलमानों के साथ हम भी खड़े हैं प्राची जी, इस देश के प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, आरएसएस भी कह चुका है और सबका साथ सबका विकास, आरएसएस भी कह चुका है इस्लाम के लोगों के बगैर ये देश पूरा नहीं हो सकता। हम खड़े हैं। पर जब कांवड़ यात्रा निकलती है पश्चिमी यूपी में ही, तो ये लोग मीट की दुकान और अंडों की दुकान कांवड़ यात्रा में क्यों खुलवाते हैं, क्यों वकालत करते हैं? जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया है। अब इन्हें वापस सबको इन मंदिरों में और हनुमान जी की चालीसा पढ़ने में अब इनकी मजबूरी हो गई है। सरकार साहब, अब मैंने कल देखा नेशनल टेलीविजन पर आप रोते हुए कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए विपक्ष को, तो क्या समाजवादी वाले पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे कहोगे कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या तो कह चुके हैं मलुक नागर जी, लेकिन ये ज्यादती तो गलत है ना भाई। हिंदू धर्म में हम सब जानते हैं अगर डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ने का भी हक छीन लेंगे क्या? हनुमान चालीसा का हक हमने ये एक्चुअल में ज्यादती नहीं है। ये अपने गिरेबान में झांके, ये कायाकल्प अपने देखें, ये अपने काम करने का तरीका देखें। ये एक समूह को इकट्ठा नहीं रख सकते। देश को और प्रदेशों को क्या संभालेंगे? प्राची जी, ये पहले वाला देश नहीं है। आज का देश नौजवानों का देश, 66.9% नौजवान देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपने आशुतोष वर्मा जी का कॉन्फिडेंस भी देखा, आपने संजय सरकार जी की बात भी देखी और आपने प्रेम शुक्ला जी का भी विश्लेषण सुन लिया। अब आप मुझे समझाइए, बंगाल के बाद यूपी की चर्चा क्यों हो रही है? क्या बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में रिपीट होना पॉसिबल है? मुझे लगता है कि बंगाल में जो फॉर्मूला अमित शाह ने लगाया वो तो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है मैम। अगर आप देखिए तो गुजरात में भी वही फॉर्मूला लगा, हरियाणा को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में भी वही लगा। तो जिस प्रकार से बूथ वाइज और पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र बना के वो चुनाव लड़ते हैं, वही तरीका तो उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पार्टी जिस फॉर्मूले से सफलता प्राप्त करती है, आज संजय सरकार जी चाहे ज्ञानेश कुमार को जितना कोस लें, उनकी नेत्री बैठ के इस्तीफा देने से मना कर दें, जो भी कर लें, पर हकीकत तो ये है ना कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ जीता है। अब सच्चाई को ये लोग जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है। ये वही पुलिस है ना जो ममता जी के कहने पे कुछ भी करने को तैयार रहती थी और 1 घंटे में बदल गई और वो कहने लग गया कि ममता जी का एफआईआर नहीं करेंगे। ये वही अस्पताल है ना जो ममता जी के कहने पर जेजी कार की पीड़ितों के क्या हुआ था उसके साथ ये सबको पता है। संजय जी सुन लीजिए सर, आप बोल रहे थे आप इतना हार के बाद बौखला क्यों गए हैं? मैं तो पहले दिन से आप लोगों को कह रहा था कि आपकी बौखलाहट है, इतना मत बौखलाइए सर। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि आप तो बौखला रहे हैं, लेकिन तब आप मानते नहीं थे कि आप बौखला रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए मैं तो मेरी बात को सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोल लें। अरे संजय जी आपके मुताबिक अगर आप चुनाव जीत ही गए हैं तो फिर इतना शोर करने की और इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अनंत विजय जी का अपना विश्लेषण है, उनको विश्लेषण करने दीजिए। क्या ही हो जाएगा? 207 बीजेपी ले आई तो क्या ही हो गया? आपकी नेत्री तो इस्तीफा दे नहीं रही है, तो रुक जाए थोड़ा। बोले आनंद जी। संजय जी को नैतिक विजय प्राप्त है और नैतिकता इसी तरह से आक्रामक होने की सलाहियत तो नहीं देती है मुझे लगता है। तो संजय जी आप मेरी बात सुन लें, आपको अगर बुरा लगेगा तो आप फिर मेरे बात बोल लीजिएगा।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये वही अस्पताल, वही पुलिस, वही राज्य है ना जिसको ममता बनर्जी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सबसे पोलराइज्ड स्टेट है। तो मुझे प्राची जी की सलाह बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने आपसे कहा कि ममता जी को कल अगर धक्का मुक्की की गई, उनको लात मारा गया काउंटिंग सेंटर में, तो तुरंत मेडिकल कराना चाहिए था और मेडिकल करा के पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। पुलिस अगर नहीं सुनती तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। खैर छोड़ दीजिए, मैं प्राची जी आपके प्रश्न पे आता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब जो अगला चुनाव होने वाला, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं पंजाब को भी जोड़ देता हूं क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों पर अब बिसात बिछने वाली है। प्रेम शुक्ला जी पंजाब का नाम सुनते हैं मुस्कुराने लगे। तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो आप अभी सीटें दिखा रही थी, मुसलमानों वाली सीटें आपने कलकत्ता बंगाल की दिखाई, तो उसमें लगभग 33 से 50% तक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। हाँ। मुस्लिम बहुल इलाकों में, चाहे वो 66% हो, 50% हो, 44% हो, क्रॉस द जितना भी आपने दिखाया उसको मैं नोट कर रहा था, तो उसमें लगभग इतनी सीटें जीती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब जो मुस्लिम परस्ती की राजनीति थी वो बंद हो जाएगी। मुझे लगता है इसका संकेत आज अखिलेश जी ने वो ट्वीट करके दे दिया है। आज मंगलवार का दिन है, लेकिन अखिलेश जी ने जब हनुमान जी से संकट हरने की बात कही तो राम जी को भूल गए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ये भी तो करना चाहिए। हनुमान के नाम बिना राम के हो नहीं सकता है आशुतोष जी। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी को याद करना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ अगर राम जी को भी याद करें, अयोध्या से आपके सांसद हैं, राम जी के मंदिर में चले जाएं, तो ये सब ज्यादा बड़ा संदेश देंगे। ट्विटर पर देखिए, आपने राम जी की बात की है तो मुस्कुराहट आशुतोष जी के चेहरे पर भी आ गई है। पंजाब पर प्रेम शुक्ला जी मुस्कुराए तो राम जी पर आशुतोष वर्मा जी मुस्कुरा गए। अब आशुतोष जी जवाब दे दीजिए। तो एक छोटी सी सलाह है जो अनंत विजय जी ने आपको दी है। सर दिख रहे हैं आपके साथ? देखिए, ठीक है, आप लोगों की सलाहों को हम इकट्ठा, आपकी सलाहों को हम जरूर इकट्ठा करेंगे, हम जरूर देखेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा जीत हमको चाहिए और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। रही बात, मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, आज ज्येष्ठ का पहला मंगल है और मैंने आपके लाइव चैनल पे 2 ऐसे ट्वीट दिखाए हैं जो 2018, 19, 20 ऐसे लगातार अखिलेश जी के पहले मंगल के समय ट्वीट होता है। और बड़ा मंगल क्या होता है ये लखनऊ के लोगों से पूछिएगा। नंबर 1 चीज, ठीक है। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि आप जीते, आपको बधाई हो भाई। जनता को आशीर्वाद अगर आपको मिला, इसमें आपको बधाई मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, आपने शाम दाम दंड भेंट जैसे भी हो आपने जीता। फिलहाल आज आपका दिन है, आगे का समय हमारा है। मैं पहली बात करना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई मलूक नागर जी बैठे हुए बातें कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल में आजकल आ गए हैं। बैसाखियों से चलने वाली पार्टी अब समाजवादी पार्टी को हम लोगों को ऐसा बता रही है। मलूक नागर जी भी पहली बार सांसद बने थे तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने थे, और जिस पार्टी में है उसके अध्यक्ष भी सांसद समाजवादी पार्टी के सहयोग से हैं। तो नागर जी, आप अच्छे आदमी हैं, आप गलत जगह हैं। आइए, आपका स्वागत है। पीडीए के आप लोग हैं, हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे कुतर्क मत दीजिए कि हम लोग उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। बस ठीक है भाई, ठीक है, हो गया मलूक जी। लेकिन रही बात अनंत विजय जी, मैं फिर कह रहा तैयारी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी आपने तो यहीं से तैयारी शुरू कर दी, साथी भी जोड़ रहे हैं, राम का नाम भी ले रहे हैं। आपका शो है इतना हिट, आपका शो है इतना हिट कि करोड़ों लोगों के पास एक साथ आवाज चली जाती है। इससे अच्छा समाजवादी पार्टी को प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। रही बात चुनाव की, देखिए लड़ाइयाँ होती हैं, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी का नहीं है, और समाजवादी पार्टी का अगर अच्छा ना होता तो हम एकदम से 37 सीटें देख के समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत और देश की तीसरी बड़ी पार्टी नहीं बनती। ये क्षेत्रीय पार्टी है जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर ये नहीं होती तो जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर कह के हजारों करोड़ लगे के राम मंदिर बनाती है, उसी राम मंदिर में वहीं के अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने चित्त करती है। तो इसलिए ये बातें टीवी पे बैठ के बोलना बहुत अच्छा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब हमको 37 सांसदों जिताया है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग वोट देते हैं। भाई 2024 में आपके पीडीए ने बीजेपी को रोका था, इस बात को कोई डिनाई नहीं करता है।
आपने बीजेपी की सीटें कम की थी, इस बात को कोई डिनाई नहीं करता है, लेकिन वो कह रहे हैं ना, प्रेम शुक्ला जी एक शुभ संकेत सा दे रहे थे अपने लिए कि जहां हम लोकसभा में कम हुए थे, विधानसभा में हम वो बढ़ गए। रही बात एक और चीज की, फिर प्रेम शुक्ला जी, मलूक नागर जी दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी आपको गारंटी मांग रहे थे संजय सरकार जी, दीदी के पार्टी वाले कह रहे थे कि छोड़ दें, 27 में नहीं जीत पाएंगे आप चुनाव लड़ने से इनकार कर दें, देंगे क्या गारंटी? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 27 में समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जितना छल कपट है सब कुछ कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी। दिन में कई बार कोई एक बात सच हो जाती है, सोच समझ के बोलिए। दिन में कोई बात कभी एक बार सच हो जाती है। आशुतोष जी मुस्कुराकर आपकी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोले चले जाएंगे। आप हार गए हैं, वही बात कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, नहीं ऐसे वो बात नहीं। आशुतोष जी कॉन्फिडेंट है, थोड़ा रुक जाए। आशुतोष जी पर छोटा सा जवाब, फिर मलूक जी और प्रेम शुक्ला जी दोनों आएंगे। आशुतोष जी गारंटी देंगे क्या? नहीं, देखिए प्राची जी, देखिए चुनावी चीज़ों में जनता के पास फैसला होता है और समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है कि अगर 10,000 रुपए बिहार में जाएगा तो क्या 10,000 रुपए उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लखपति दीदी यहाँ योजना नहीं आएगी क्या? यहाँ पे केंद्रीय बल नहीं आएगा? भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल को हारने का तो जोखिम ले सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को हारने का जोखिम नहीं ले सकती है। इसलिए यहां से 10 गुने ज्यादा तैयारी पे है, लेकिन उसकी लड़ाई भी समाजवादी पार्टी से है, जिसने अभी 2 साल पहले पटकनी। लेकिन आप अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं आज आशुतोष जी। मुझे तो लग रहा था कि आप आएंगे, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे चुनाव आयोग पर, जैसा सुबह से मैं देख रही हूँ विपक्षी नेताओं के टाइमलाइन पर। लेकिन अच्छा है, यूपी में आप जीत के लिए कॉन्फिडेंट है, एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है आपको और एक अलग फैक्टर्स भी दिख रहे हैं, ये अच्छा है। प्रेम शुक्ला जी को लाऊं, उससे पहले मलूक नागर जी को एक ऑफर मिला था, उसका जवाब दे दे मलूक नागर जी। आज तो ऑफर पर ऑफर, गारंटी पर गारंटी है मेरे शो में, दे दे मलूक नागर जी, बता दे जल्दी से। देखिए प्राची जी, ये जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से अगर साझे में चुनाव लड़ते हैं, ये इनकी बात सच है, पर ये उस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमारी वोट कितनी मिली थी इनको, इनके कितने लोग जीते थे। और मुझे प्राची जी एक बात और कहनी है, ये जो अपने संजय सरकार साहब बैठे हैं, ये आशुतोष जी से मेरा प्रश्न है कि ममता जी कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो संविधान के अनुसार ममता जी जो बोल रही हैं, तो क्या उनके आशुतोष जी साथ हैं या खिलाफ हैं? और ममता जी चुनाव हारी हैं, देश के गृह मंत्री कहती हैं हमारी वजह खापे रहे हो, नहीं तो लेडीज निकलो और SIR पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कॉन्फ्रेंस करते हुए कर रहे हमला बोलो। बाढ़ आती है, लोग भूख से मर रहे, दवाई मर रहे, उनका सर फोड़ देते हैं ये लोग। इनमें घमंड इतना है तो मैं कह रही हूं ना, संविधान को कुछ मानता ही नहीं है, इसलिए हारे हैं। तो आशुतोष जी बता दे जरा। आज तो हमारे शो में कुछ इन्होंने मलूक नागर ने आशुतोष जी के ऑफर पर कुछ नहीं बोला, ये मैं भी नोटिस कर रही थी आनंद जी। मलूक जी या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं, संभावनाएं छोड़ रहे हैं क्या? हम सुनो, हाँ जवाब ले। हाँ। इस देश के सारे ज्यादातर लोग मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके मोदी जी पूरे देश में जैन जी को, किसानों के लिए घुमा रहे हैं। हम मोदी जी के साथ चले, ठीक है, मजबूती से खड़े हैं। आप देखिए, आप प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं, अब उनके पास जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए, एक तो आपके साथी को छीनने की कोशिश हुई, आशुतोष जी ने तो अभी से यूपी की तैयारी शुरू कर दी और सुझाव भी मान लिया कि भाई राम जी का नाम लेने का सुझाव दिया है तो हम जरूर मानेंगे जनता के लिए। तो ऐसा ना हो मुश्किल में पड़ जाए भाई, आप ही के पिच पर आ जाए समाजवादी भी। नहीं, आ जाए, स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि हर कोई राम भक्त हो जाए, हम तो चाहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाएं, हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी जिस अयोध्या की सरयू के जल को लाल करने का दुष्कर्म सपा के शासनकाल में हुआ, उन श्री रामलला के मंदिर में जाकर माथा टेककर प्रायश्चित कर लें, दूसरी पीढ़ी में ही सही प्रायश्चित कर लें। हम तो चाहते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन ये तो अयोध्या जाने में इनको आपत्ति है और जो है मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने चले जाते हैं। तो मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने में जिनको लगता है कि पुण्य फल की प्राप्ति होगी और श्री रामलला के मंदिर में दर्शन करने से पीड़ा होगी और श्री रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का मजहब पूछकर जो है उनको रियायत देने से मतों की प्राप्ति होगी, ये जो जिनकी सोच है वो सोच परिवर्तित कर लें। हम तो चाहते हैं। एक बात जो है, संजय सरकार ने कहा कि हमारी आरती साठे प्रवक्ता थी,
वो हाईकोर्ट की जज बन गई मियाँ, भली भांति इस बात को जान लें, ये एक जो है बहरुल इस्लाम हुए, जो कांग्रेस के सांसद थे असम में, उनको हाईकोर्ट का जज बनाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया, बाद में फिर वो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करने के बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण कांग्रेस के कार्यकाल में एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट हुए जिनके पास लॉ की फॉर्मल डिग्री भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे लोगों को जज आपने बनाया है। आप जो हैं आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो गर्भनाल है वो कांग्रेस पार्टी में है। हाँ। सुश्री ममता बनर्जी पीवी नरसिंह राव की सरकार में मंत्री थी। नहीं ठीक है प्रेम शुक्ला जी, संजय सरकार जी को तो जितनी सलाह आज आप दें वो पहली कम है। बार लेकिन मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रही आदरणीय थी, जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़ने के कारण सुर्खियों में आई ठीक है थी। प्रेम शुक्ला जी, तो मैं वो जो तो आपसे है सवाल पूछ जेपी रही थी वो ये कि आंदोलन के बंगाल में विरुद्ध आप और जीते, आपातकाल के समर्थन में थी। प्रेम शुक्ला जी बंगाल में आप जीते क्योंकि आपने इजीली ये बता दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक पक्ष का अपीजमेंट करती हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव भी राम मंदिर चले जाएंगे, हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे, राम नाम जपने लगेंगे, तो क्या बताइएगा हिंदुओं को? भाई ऐसा ना हो कि आपने जो स्कीम पश्चिम बंगाल में लाई थी वो पत्ते खोलने से नुकसान सबसे बड़े राज्य में हो जाए। जी नहीं, हम जो है राम की भक्ति, हम राजनीतिक नफा नुकसान से ज्यादा हम रामलला के भक्तों का आदर करेंगे। आए तो राम की भक्ति में। अभी हमने श्री राम जी को मुक्त कराया है, श्री कृष्ण को मुक्त करने के आंदोलन का नेतृत्व ही अखिलेश यादव करते हैं। हम तो उसके भी ऑफर कर रहे हैं। ये एक अभी भी ऑफर, काशी एक और विश्वनाथ ऑफर। जी के परिसर में जो है एक ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। हाँ। ज्ञानवापी पे ही समर्थन करते आए वो। चले ठीक, एक और ऑफर आ गया भाई, ऑफरों की भरमार है। अब आशुतोष जी, अब आप पर है, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी, इस पर बताने कह रहे हैं, हम तो स्वागत करते हैं भाई। खड़े होंगे क्या बीजेपी के साथ? आ रही हो फिर संजय जी। प्राची जी, दो क्रमबद्ध मैं इनको जवाब देता हूँ। ये बार बार चिल्लाने लगते हैं अयोध्या में गोली चलाना। देखिए ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया है, इसको बदल दीजिए कि अयोध्या वालों ने बता दिया है कौन गोली चलाता है। और हम तो कहते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा को जब तक अपने पद पर बैठाले रखोगे तब तक ये सवाल बोलने का आपका जायज हक ही नहीं है। ये नृपेंद्र मिश्रा वही चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश थे जिन्होंने जिस समय गोली कांड हुआ, ठीक है? तो ये मुलायम सिंह यादव सरकार अभी कुछ डिग्रियों की बात कर रहे थे प्रेम शुक्ला। आप ये कहना चाह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी सरकार नहीं चला रहे थे? ये वो पार्टी है। अरे प्रेम जी देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए आप सुनिए जवाब सोच के बोलिए। सोच के बोलिए, फिर वही बात चाची जी बोलने दीजिए, फिर आप आराम से, मुलायम सिंह यादव जी आप आराम को घटा रहे हैं। अच्छा बोले आशुतोष। हाँ अरे जी ठीक है, हाँ ठीक है। उनकी हस्ती कैसी है वो तो सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। डिग्री की बातें कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले। जिस देश में शिक्षा मंत्री जिसको बनाया उसकी डिग्री का पता नहीं, जिस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री लेके कम से कम 1 महीने तक पूरा देश हलकान रहा, वो लोग दूसरे की डिग्री पूछ रहे हैं। अरे कब तक ये सब रोना रोते रहेंगे? आप आगे बढ़िए। अब रही बात आपकी कि क्या है आगे, देखिए आपको एक बात समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसकी परिणति ही आपको मिली है कि लगातार 2022 के बाद से, और 22 में भी हम 47 से 111 इंडिपेंडेंट गठबंधन के साथ 125, और 24 में हम 19 से 5 से लेकर 37 सीटों पे आए हैं। और ये जनता है, ये हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ये सिख भी है, ये ईसाई भी है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। आप चुनाव लड़िए, हम तैयार हैं और जनता भी तैयार है। इसलिए आप किसी को कमतर आंक के किसी का अट्टहास करना ये भूल जाइए। जनता जब फैसले लेती है, तो जब सीपीआई का पर्दा उठा था तो भी आपने कहा कि कम्युनिस्ट खत्म हो गए, ममता जी आ गई। आज ममता जी का पर्दा वहां पे उठ गया है। तो ये जनता है, वही जनता आपको राजा और रंग बनाती है, उसका सम्मान रखिए। बिल्कुल ठीक है आशुतोष जी, और आप लोग तो जानते हैं जनता का जनादेश क्या होता है। वो बात अलग है कि बंगाल में कुछ और हो रहा है और यूपी में कुछ और विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन दो बातें हैं, उसके बाद फिर मैं आनंद विजय जी, संजय सरकार जी दोनों आपके पास आ रही। दो बातें हैं सर। पहली बात तो ये जो प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे कर रहे थे, वो सवाल मेरा भी है सर। नृपेंद्र मिश्रा का नाम आप लेते हैं, आप अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो बात आपकी है, लेकिन क्या चीफ सेक्रेटरी बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के या बिना सरकार की इजाजत के खुद फैसले लेता था आपकी सरकार में? पहला सवाल तो ये। और दूसरा, एक ऑफर दिया था प्रेम शुक्ला जी ने आपको, आज ऑफरों से भाई बड़ा बच रहे हैं सब, सीधा जवाब नहीं देते हैं।
देखिए प्राची जी, दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री कहता है कानून व्यवस्था को संभाल के रखना चाहिए, फाइनल डिसीजन ब्यूरोक्रेसी पर होता है। और यही नृपेंद्र मिश्रा अगर इतने ही गड़बड़ थे तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब पहली बार शपथ लेते हैं तो देश का पहला प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का नृपेंद्र मिश्रा बढ़ते हैं। जब दूसरी बार वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको बेटे को चुनाव लड़वाया जाता है और वो भी हार जाते हैं। तो ये बात एक अलग डिबेट है, हम इस पर कभी बैठ के कर लेंगे। अब रही बात ऑफर की, मैंने कहा ऑफर तो आप दुनिया को, अयोध्या की जनता को 2024 में दे रहे थे। 2024 की जनता ने क्या बताया? ठीक, ये झूठा राग अपना बंद करो। अच्छा, जब तक आप धर्म की राजनीति करेंगे, सीधा नहीं और हम बोलेंगे, गर्व से कहते हैं राजनीति हमारा धर्म है, वर्मा लेकिन जी, हम धर्म की राजनीति नहीं ठीक करते है, आपने जो बात कही उसका तो जवाब तब प्रेम तक- शुक्ला जी दे देंगे। तब तक ये लेकिन जनता के लिए आप खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर मेरे मन में ये सवाल है, नृपेंद्र मिश्रा को आपने खराब अधिकारी बताया, इन लोगों ने नहीं बताया, तो आपकी सरकार को बताते हैं। तो मेरे मन में सर यही एक जिज्ञासा है। अभी तक तो मैं समझती थी कि मुख्यमंत्री जो कहता है उस अनुरूप अधिकारी काम करता है, और अधिकारी ने कुछ गलत कर दिया तो मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई भी करता है। ये दोनों ही बातें मुझे नहीं दिखी थी उस काल में। आशुतोष जी, देखिए प्राची जी एक मिनट, ये जो नहीं सरयू को लाल कर दिया और ये बड़े बड़े स्टाइल में बोलते हैं, उस समय की सारी रिपोर्टें हैं, सारी चीजें हैं। अगर तथ्यात्मक बात की जाए तो सब पता, आप ही के साथ के रिपोर्टर्स ने रिपोर्टिंग की है, जिनका नाम मृतकों में है वो जीवित पाए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी स्टंट है, ये लगातार चलते आ रहे हैं। तो क्या 92 में काम हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कितनी बार सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई? फिर आज दो बातें कर रहे हैं, पहले इंकम्बेंसी और चुनाव आयोग में उलझाया, अब कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई थी, अब ये कह रहे हैं कि मृतक जिंदा पाए गए। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। उस घटना को तो कोई नहीं भूला, आप यूपी के हैं और जो यूपी का होता है वो यूपी की बातों को ज्यादा अच्छे से जानता है। आपको याद होगी वो घटना उस वक्त क्या हुआ था। मैं कहता हूं प्राची जी एक बार, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, छोड़ दीजिए जनता के ऊपर जी। जनता ने अपना फैसला देना शुरू कर दिया है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो जनता ने फैसला दिया, बंगाल में अभी ताजा। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी बोले इस पर, जो आशुतोष जी ने आपसे कहा। किसकी सरकार बनेगी? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, नृपेंद्र मिश्रा तो श्री राम लला की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि हमने 16 हिंदुओं की लाशें बिछा दी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहीं दावा नहीं किया, लेकिन श्रीमान मुलायम सिंह यादव बाकायदा विधानसभा चुनाव के प्रचार में यह मुसलमानों की सभा में वक्तव्य देते हुए पाए गए थे कि मैंने मुसलमानों के लिए अयोध्या में 16 हिंदुओं की लाशें बिछा दी। और जो आप अयोध्या की जीत को लेकर इतना दर्द भरते हैं, श्री राम लला के जो है राज्याभिषेक में मंथरा की मंत्रणा की वजह से श्री राम लला को वनवास हो गया, लेकिन अयोध्या मंथरा की नहीं हुई, अयोध्या श्री राम की ही रही। तो अयोध्या श्री राम की रहेगी, मंथरा की नहीं होगी। तो ये ध्यान रखें। तो ये जो सपा के मंथरा हैं उनको भी जो है तो राम जी जो है वो सदगति ही देंगे। प्रेम शुक्ला जी आप कुछ भी कहें, लेकिन अयोध्या है तो जीत की ट्रॉफी समाजवादियों के लिए। वो हर बार अखिलेश यादव भी देखते हैं ना, साथ में रखते हैं उनको, और हर बार आपको याद जरूर दिलाते हैं, आपको याद दिलाते हैं वो भी जनता का जनादेश ही था, जिससे बंगाल में जनता का जनादेश मंथरा की भी कुछ काल के लिए जीत हुई थी। ठीक है, अनंत विजय जी 14 वर्षों तक मंथरा ही अयोध्या में थी। ओके, मैं आ रही हूँ, फिर संजय जी फौरन आपके पास आऊंगी। अनंत विजय जी, आज बदले बदले से जनाब नजर आते हैं, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज आशुतोष जी एक अलग ही विश्लेषण कर रहे हैं भाई, और बहुत सहजता से, बहुत मुस्कुरा कर रहे हैं। और ये वेरी अनलाइक ऑफ समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो आते हैं तो इतना, मतलब हम लोग तो भयाक्रांत रहते हैं भाई, इतना चिल्लाते हैं। लेकिन आशुतोष जी को देख के आज मैं मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आज आशुतोष जी ने बहुत संजीदगी से, जहीन तरीके से अपनी बात रखी। ये अलग बात है कि उन्होंने कहा भी कि वो पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो डक करना उनको आता है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पर पूरा घुमा दिया कि कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो खैर ये उनकी राजनीति का, मैं इस पर उनकी आलोचना नहीं कर सकता हूं, बस इसको अंडरलाइन कर सकता हूं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आने वाला है 10-11 महीने बाद, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है प्राची जी। और उसका संकेत आज अखिलेश जी के ट्वीट से हमारे सामने है कि अब चलो बीजेपी हम तुम्हारी पिच पे चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
ओरिजिनल कॉपी और कार्बन कॉपी में थोड़ा तो अंतर होता है और जनता इसको समझती भी है कि कौन सा ओरिजिनल कॉपी और कौन सा कार्बन कॉपी है। तो देखते हैं चुनाव में उसका पता चलेगा कि जनता ने ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इसी तरह से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी राम के ननिहाल का प्रश्न उठाकर बहुत सारा भव्य मंदिर बनाने की बात भूपेश बघेल जी ने की थी, लेकिन जनता ने अब उनको स्वीकार नहीं किया और विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी वहां। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। चलिए ठीक है, संजय जी कुछ सबक ले लीजिए भाई, आशुतोष जी से बोलिए। आशुतोष जी देखिए, एक बार भी आपा नहीं खोया, आज इतने प्यार इतने आराम से बात कर रहे हैं और आप बेवजह नाराज हो जाते हैं। नहीं हम कहाँ नाराज, फिर आ रही हूँ आशुतोष जी, एक सेकंड बस। हाँ बस 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड में दूंगी आपको, बोले संजय जी। 2011 में जब हम सत्ता में आए थे तो दिल्ली के तमाम बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग दीदी को आके पूछा है, तो आप लोग मुस्लिम को क्या आपको अनपढ़, गवार, क्रिमिनल बना के रखने चाहते हैं, ना कुछ सचार कमेटी के हिसाब से कुछ बना। दीदी ने एक ही जवाब दिया था, हम किताब, कलम और कॉफी उसको हाथ में देने चाहते हैं, हम शिक्षित बनाने चाहते हैं। ये कौन से गुना बात बोला बताइए तो? उसमें विनोद दुआ थे, प्रभु चावला जी थे, तमाम बड़े बड़े दिग्गज थे, मैं सामने उस समय करे थे जब बड़ी वोट हो रहा था। तो संजय जी इस बात पे तो कोई आपकी आलोचना कर ही नहीं रहा है, आज आप पता नहीं थोड़ा सिंक आउट है, इस बात पर तो किसी ने आलोचना की ही नहीं है। आलोचना की जा रही है उन बयानों पर जिसमें एक धर्म विशेष का अपीसमेंट था और एक को टारगेट किया जा रहा था। संजय जी 10 सेकंड दे रही हूँ, वादा किया था आशुतोष जी आपको, फिर मुझे उसके बाद खत्म करना है। आशुतोष जी नहीं, ये अनंत विजय जी को धन्यवाद, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी सोचे और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर पत्रकार कुछ भी जो थे, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा वो जनता के हिसाब से होगा और समाजवादी पार्टी किसी की पिच में नहीं रहेगी। जिसको खेलना है आके हमारी पिच पे खेले, हमारी पिच बहुत क्लियर हो चुकी है, हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेके उसी पिच पे खेलेंगे। चलें ठीक है आशुतोष जी, वो रंग तो आज से दिखने लगे हैं, वो रंग तो आज से दिखने लगे हैं। अब देखना है आप दोनों के बीच में, बीजेपी और आपके बीच में भिड़ंत कैसी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।